let it bang, bang. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल कणाप कोचिंग क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स का तीसरा टॉपिक, जो कि आपका है अवकलन। इंग्लिश में कहेंगे हम इसे डिफरेंशिएशन। तो समझने से पहले आपको समझना होगा कि फलन क्या होता है, यानी कि फंक्शन हम किसको कहते हैं। हम इस टॉपिक की ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं इस टाइम, क्योंकि आपका बेसिकली ये जो टॉपिक है वो मैथ में पढ़ाया जाता है। हम यहां पर मैथ के केवल उन्हीं टॉपिक्स को उतना ही कवर करेंगे जितना हमें फिजिक्स में उसकी नीड है। तो कोई भी फलन जो है वो आपका y बराबर एफ एक्स की फॉर्म में दिया जाता है। इसमें संबंध किस किस के बीच में, यहाँ पर y और x के बीच में। ये जो हमारा x है इसे हम कहेंगे इस कंडीशन में स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहां पर जो y है हमारा, इसे हम कहेंगे परतंत्र या आश्रित चर, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए, स्वतंत्र चर समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि चर क्या होता है। चर ऐसा मतलब चर आप ऐसी भौतिक राशि समझ सकते हो या ऐसा नंबर समझ सकते हो जिसकी वैल्यू कभी भी किसी भी कंडीशन में बदल सकती है। यानी कि एक चर क्या होता है, चर वह होता है जिसका मान कभी भी बदल सकता है। और अचर क्या होता है, अचर वो होता है जिसका मान एकदम कांस्टेंट रहता है, मतलब कभी बदलता नहीं है। जैसे आपके कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6, जितने भी आपके नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अचर होते हैं, यानी कि हम उनको कांस्टेंट कहेंगे। और चर क्या होते हैं, जो कभी बदल जाते हैं। जैसे x है, y है, z है। आप समीकरण हल करते हो तो उनमें x y z की वैल्यू अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग आती है, यानी कि ये सब क्या है, चर हैं। चर क्या है कि वो कोई भी मान धारण कर सकता है, यानी कि उसका मान कभी भी बदल सकता है। तो स्वतंत्र का मतलब ये है कि ये किसी पर भी निर्भर नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपके जो दादाजी हैं या आपके पापा जी हैं, अगर वो अब कमाई कर रहे हैं अपनी, तो इस टाइम वो किसी पर भी निर्भर नहीं है। जबकि आप जो है, आप कोई कमाई वगैरह नहीं कर रहे हो, यानी आपका जो पूरा पालन पोषण है वो आपके फैमिली वाले कर रहे हैं, यानी कि आप जो है अपनी फैमिली पर क्या हो, आश्रित हो, डिपेंडेंट हो। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स होते हैं, स्वतंत्र चर यानी जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, जो कभी भी कोई मान धारण कर सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो एक्स पर डिपेंड करता है, इस इधर वाला जो वेरिएबल है उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम आपका एक ले लेते हैं, y बराबर एक्स, यानी एक्स का मान हम कोई भी रख सकते हैं। एक्स फॉर एग्जाम्पल हमने रख दिया 1, तो इस कंडीशन में y का मान भी 1 निकल करके आएगा। तो इस तरह से जो y है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। तो इसीलिए हम y को क्या कहेंगे, आश्रित चर कहेंगे, और x को क्या कहेंगे, स्वतंत्र चर कहेंगे, क्योंकि x का मान कोई भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और y का मान उसी के अनुसार आपके पास निकल करके आ जाता है। तो इसी तरह से जब हम इसमें मोशन को एनालाइज करेंगे तो कोई भी वस्तु जो है उसकी मोशन जो है, यानी कि मोशन में हम पैरामीटर्स को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लेते हैं। डिस्टेंस को हम लिखते हैं x से, और x जो है वो टाइम के अनुसार बदलती है। जैसे आप अभी मैं फॉर एग्जांपल रुका हूँ, तो यानी कि मेरी जो दूरी है वो 0 है, लेकिन टाइम आपका लगातार चलते चला जा रहा है। मान लो 5 सेकंड हो गए, ठीक है, तब भी आपका जो दूरी है वो अभी भी आपकी 0 है। अब मैंने मान लो टाइम आपका 10 सेकंड हो गया, मैं 1 मीटर चल गया, तो टाइम बदला। ओके, उसी के अनुसार हमारी दूरी बदल सकती है, नहीं भी बदल सकती है, यानी कि टाइम पर डिपेंड कर रही है हमारी दूरी। तो यानी कि दूरी जो है वो आपकी किसका फंक्शन है, समय का फंक्शन है, यानी कि हम इसे कहेंगे कि जो आपकी दूरी है वो समय का फलन है। तो इस तरह से यहाँ पर जो दूरी है वो आपका क्या हो गया, परतंत्र चर या आश्रित चर हो गया। और जबकि t समय जो है वो आपका कैसा है, स्वतंत्र चर हो गया, क्योंकि समय अपने अनुसार खुद चल रहा है, समय की वैल्यू कभी भी आपकी बदलती रहती है। तो ये आपका हो गया फलन। तो फलन हमारे इसी टाइप से कई प्रकार के होते हैं। तो फलन में हमें आपको मेनली 5 प्रकार के फलन याद रखने हैं। ये 5 प्रकार के फलन कौन कौन से हैं जी? देखिए, पहले टाइप का जो फलन आता है आपका, उसे हम कहते हैं अचर फलन। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट का मतलब यह होता है कि जिसकी वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया y बराबर 10, तो 10 क्या है, एक नंबर है, तो नंबर की वैल्यू यहाँ पर 10 हमेशा 10 ही रहेगा, इसकी वैल्यू कभी बदलेगी नहीं। तो ये जो है आपका, ये क्या कहलाएगा, अचर फलन कहलाता है। इसे हम साधारणतः यानी जनरलाइज फॉर्म में इसको हम लिखते हैं y बराबर c। c इज फॉर कांस्टेंट, यानी c कोई भी नंबर आपका हो सकता है। ठीक, उसके बाद आपका दूसरा टाइप का जो आता है वो आता है बहुपद फलन। इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, x की कोई भी पावर जो कि आपकी एक ऋणात्मक पूर्णांक होती है, यानी कि नेगेटिव को छोड़कर
x की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए या रूट में नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जो x की कोई भी पावर है आपकी, जैसे y बराबर x स्क्वायर है, y बराबर x की घात 3 है या y बराबर x की घात 50 है, तो इस तरह का जो भी आपका फंक्शन होगा उसे हम कहेंगे बहुपद फलन। इसे हम जनरली y बराबर x की पावर n के रूप में डिनोट करते हैं। n कोई भी आपका पूर्णांक हो सकता है या ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। फिर तीसरे टाइप का जो आपका फंक्शन आता है वो आता है आपका त्रिकोणमितीय फलन। जैसे हमने इसके बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा है, जैसे कि आपके जो भी कल मैंने आपको अनुपात बताए थे, पिछले लास्ट लेक्चर में जो आपको अनुपात बताए थे वो सभी आपके जो हैं कहलाते हैं त्रिकोणमितीय फलन। जैसे y बराबर sin x हो गया, y बराबर cos x हो गया, तो ये सभी जो हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय फलन। सभी 6 के 6 आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन है वो सभी त्रिकोणमिति के अंदर ही आते हैं। फिर इंग्लिश में कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए चौथे प्रकार का जो फलन आता है वो आता है आपका चरघातांकी, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो भी आपका फलन है जैसे y बराबर e की पावर x, तो इसे हम कहेंगे चरघातांकी, यानी चर जो है वो कहां पर होगा, घात में होगा, किसी भी नंबर की घात में, जबकि यहां पर जो आपका नीचे आधार होगा वो क्या होगा, अचर होगा। यानी चर का मतलब चर जो बदलने वाली राशि है वो कहां रहेगी, घात, ऊपर घात में रहेगी, ठीक है। तो हम उसे चरघातांकी फलन कहेंगे। जैसे y बराबर 2 की पावर x, तो यहां पर ये तो अचर है, लेकिन जो चर है x आपका वो कहां पर है, घात में, इसलिए हम इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं चरघातांकी फलन। अब इसके बाद आपका लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है, ये एग्जाम्पल है आपके, उदाहरण इन सबके। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का जो आता है उसे हम कहते हैं लघुगणकीय फलन, यानी लोगरिथमिक फंक्शन। लोगरिथमिक फंक्शन क्या होता है आपका, तो इसका उदाहरण हम लेते हैं। जैसे आपका ये लिखा हुआ है y बराबर log a और log यहां पर b और a, तो ये जो b है इसे हम बेस बोलते हैं, और यहां पर जो नंबर आपका लिखा होगा उसे हम कहेंगे आर्गुमेंट। इसे बोलते हैं log बेस b पर आर्गुमेंट आपका है a। इसी तरह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक उदाहरण आपका ये भी है, y बराबर log e बेस पर x। तो log e बेस अगर होगा तो इसे हम नेचुरल log बोलते हैं, और इसे हम ln x भी कह सकते हैं। इसके अलावा बेस में आपका कोई भी नंबर हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ठीक है। आइए अब आगे समझते हैं हम लघुगणकीय फलन के बारे में अलग से। इसे हम लोगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, जैसा आपको अभी मैंने बताया। तो ये y बराबर log b और a, ये आपका बेस कहलाएगा, और इसे हम कहेंगे आर्गुमेंट, यानी ये आपका आधार है। और यहां पर आधार के रूप में कुछ भी हो सकता है, यहां पे हम अभी e ले रहे हैं। अगर e बेस है आपका तो हम इसे प्राकृतिक लघुगणक यानी कि नेचुरल लॉग कहते हैं, ln x भी इसको कहते हैं। और कोई भी आपका बेस हो सकता है, मान लीजिए बेस आपका 10 भी हो सकता है, बेस 10 2 हो गया, तो इस तरह से आपके लघुगणक के कोई भी फंक्शन हो सकते हैं। इसमें आपको इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज याद रखनी है, जो आपको फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर भी काफी काम आने वाली है। मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी होती है, अगर दोनों के बेस सेम हैं और आर्ग्यूमेंट अलग अलग हैं और दो लॉग जो है आपके प्लस में है, तो हम इन्हें एक ही लॉग के अंदर सेम बेस के साथ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। फिर दूसरी प्रॉपर्टी आपकी आती है, लॉग अगर सेम बेस हैं और दो लॉग आपके सब्ट्रैक्शन में यानी कि घटा में है, तो हम इन्हें एक ही लॉग के अंदर डिवाइड में लिख सकते हैं, भाग में लिख सकते हैं। फिर थर्ड प्रॉपर्टी आती है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। हम इसको मतलब ये आपकी इस तरीके से है, अगर बेस है आपका और यहाँ पे पावर है, तो पावर आपकी शुरू में आ जाती है और लॉग बेस ही रहता है और आर्गुमेंट आपका वहीं रहता है, पावर आ जाएगी स्टार्टिंग में। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, यानी कि बेस अगर आपका यहाँ b है और यहाँ आर्गुमेंट a, अगर हम इसका बेस चेंज करना चाहते हैं तो हम बेस को यहाँ ले आएंगे, आर्गुमेंट को ले आएंगे और पूरा 1/, में आ जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी होती है e log e बेस पर x जो होता है उसकी वैल्यू होती है x। इसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज भी याद रखनी है, जैसे log e बेस पर आपको 2 की वैल्यू याद रखनी 0.693 होती है 931, और log बेस 10 पर 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। log e बेस पर इन्फाइनाइट की वैल्यू इन्फाइनाइट होती है, log e बेस पर 0 की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट होती है। e की जो वैल्यू होती है वो 2.71 होती है, पाई की वैल्यू 3.14 और √2 की वैल्यू 1.414 और √3 की वैल्यू 1.732। ये सभी वैल्यूज आपको
याद रखनी है क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में काम आती है। तो आपका मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपका अवकलन। तो आपका जो भी दोनों में से टॉपिक है, आपका अवकलन हो या समाकलन हो, वो आपके फंक्शन के ऊपर ही वर्क करता है। यानी कि आपको फलनों का बेसिक आइडिया होना चाहिए। जो मैंने आपको भी आइडिया दिया वो फलनों के बारे में था। और हम आपका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन शुरू करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली देता क्या है हमको, मतलब अवकलन हमें क्यों जरूरी है सीखना, ताकि हम किसी भी इंस्टेंट पे यानी किसी भी क्षण विशेष पर या किसी भी छोटी राशि के चेंजिंग होने पर किसी दूसरी राशि में उसके अनुसार क्या चेंजिंग हो रही है, इस चीज को हम समझ सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आप के क्वेश्चंस में जैसे दिया जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई व्यक्ति 3 घंटे तक चला, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब यह है कि वो औसत चाल दी गई है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो लगातार 60 किलोमीटर पर घंटा से ही चलता रहा होगा, बीच में उसने अपनी स्पीड घटाई भी होगी, बढ़ाई भी होगी। जैसे कि आप ड्राइविंग करते टाइम अपनी बाइक में स्पीड देखते हो, तो बाइक की स्पीड जो है वो कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। तो ये किसी इंस्टेंट पर हमको उसकी वैल्यू बताती है, यानी कि जैसे t बराबर 5 सेकंड पर क्या वैल्यू है, यानी कि किसी भी क्षण विशेष पर आपको कोई मान बताएगा। तो इसी तरह से किसी एक भौतिक राशि में छोटी सी चेंजिंग होने पर, छोटा सा बदलाव होने पर दूसरी भौतिक राशि उसके अनुसार कितना बदल रही है, उसी बात को आपका डिफरेंशिएशन बताता है, यानी अवकलन बताता है। इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, देखिए जैसे अगर आपका कोई क्षण है, मैं आपसे बोलना चाहूं कि क्षण यानी कि एक मोमेंट क्या होता है, तो आप इसकी क्या डेफिनेशन दोगे। देखो मोमेंट क्या होता है, एक ऐसा समय अंतराल होता है, एक ऐसा समय अंतराल के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं डेल्टा का। 3 तरह के जो चिन्ह है आपका यहाँ पर परिवर्तन के लिए प्रयोग किए जाएंगे। पहले हम उन चिन्हों को ही समझ लेते हैं। देखिए एक होता है आपका डेल्टा, एक आपका होता है डेल और एक आपका होता है डी। देखिए डेल्टा और डी, ये जो आपका डेल्टा है इस टाइप का और इस टाइप का, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो ये जो है वो आपको परिवर्तन को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, परिवर्तन को, यानी कि चेंजिंग को दर्शाते हैं। और ये जो आपका डी है, डी भी परिवर्तन को दर्शाता है, लेकिन अति सूक्ष्म परिवर्तन, यानी एक ऐसा परिवर्तन जिसे हम नाप नहीं सकते, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। तो उस टाइप के परिवर्तन को आपका ये दिखाता है। मान लो किसी भौतिक राशि x में हम परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो हम इसके आगे x लगा देंगे। जिस भौतिक राशि में परिवर्तन हो रहा है वो भौतिक राशि इसके आगे जाएगी। अति सूक्ष्म का मतलब है इनफाइनाइटेसिमल, यानी कि अनंत सूक्ष्म चेंजिंग परिवर्तन को। और ये क्या बताएंगे, ये फाइनाइट चेंजिंग को बताएंगे। फाइनाइट का मतलब एक ऐसी चेंजिंग परिवर्तन जिसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपका फाइनाइट चेंज होता है। चेंजिंग यानी कि ये आपके किसको दिखाएंगे, सीमित परिवर्तन, यानी कि या हम परिमित परिवर्तन भी कह सकते हैं। परिमित का मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं आराम से। तो इस टाइप की चेंजिंग को ये दिखाता है। तो एक समय अंतराल क्या होता है, मतलब एक क्षण क्या होता है, इस बात को हम समझने वाले थे। तो क्षण यानी मोमेंट क्या होता है, एक ऐसा समय अंतराल, समय को हम लिखते हैं स्मॉल टी से, और अंतराल यानी परिवर्तन के लिए हम क्या लगाएंगे, डेल्टा लगाएंगे। तो एक ऐसा परिवर्तन जो बहुत सूक्ष्म हो, यानी कि जिसकी लिमिट जो है वो आपकी 0 की तरफ को टेंस कर रही हो। तो इस टाइप का जो समय अंतराल होता है इसे हम क्या कहते हैं, क्षण कहते हैं। तो इस तरह से आप किसी क्षण को परिभाषित करेंगे, यानी डेल्टा टी जो है वो क्या है, एक ऐसा समय अंतराल है जिसकी लिमिट जो सीमा है वो बहुत सूक्ष्म है, यानी वो बहुत छोटा अंतराल है। 0.11 सेकंड यानी 0.00000001 सेकंड, इस टाइप का बहुत छोटा अंतराल है। यानी आप इसको आसानी से मेजर नहीं कर सकते। सिंपल सीधी बात कहने का ये है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बिंदु की परिभाषा क्या होती है, एक बिंदु क्या होता है, ठीक है। तो बिंदु क्या होता है, एक बिंदु वह गोला होता है, क्या होता है, वह गोला होता है जिसकी जो त्रिज्या है, यानी कि रेडियस, वो आपकी 0 की तरफ को टेंस कर रही है। यानी कि 0 नहीं होगी, अगर 0 होगी तो इसका मतलब यह त्रिज्या 0 के गोले का अस्तित्व ही खत्म हो गया। 0 की तरफ को टेंस कर रही है, यानी कि उसकी त्रिज्या ऐसी है कि जिसको हम नाप नहीं सकते, बहुत छोटी त्रिज्या है। तो इस टाइप का जो गोला है उसे हम बिंदु कहते हैं। तो इस टाइप की जो परिभाषा है, इन उदाहरणों के द्वारा आप ये समझ सकते हो कि अति सूक्ष्म का मतलब क्या होता है। अति सूक्ष्म एक ऐसी भौतिक राशि के संदर्भ में बात की जा रही है, रेफरेंस में बात की जा रही है कि जो बहुत छोटी है, जिसका अस्तित्व भी है, लेकिन हम उसको माप नहीं सकते। तो आइए इसे हम फलनों के यानी फंक्शन के संदर्भ में समझते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो दूरी है वो किसका फलन है, t समय का। तो हम इसे f इज द फंक्शन ऑफ t, यानी कि जो f यानी फंक्शन के लिए नोट क्या है, ये क्या है, x है, यानी x क्या है, एक फंक्शन है किसका, t का। तो अगर हम इस फंक्शन के संदर्भ में बात करना चाहें तो आपको पता है कि जो दूरी है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है। यानी अगर समय में एक छोटा सा परिवर्तन हुआ डेल्टा t, तो उसके हिसाब से दूरी कितना चेंज हुई, जबकि आपका समय अंतराल जो है वो बहुत सूक्ष्म है, टाइम बहुत छोटा है। तो इस टाइप का जो परिवर्तन हुआ है, यानी कि समय में छोटा सा परिवर्तन होने पर दूरी में जितना छोटा परिवर्तन हुआ है, इसके हिसाब से उसी को हम कहेंगे यहाँ पर अवकलन। यानी कि x का अवकलन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। यानी कि समय t में छोटा सा परिवर्तन होने पर उसके हिसाब से
एक्स में कितना परिवर्तन हुआ, इसी माप को आपका डेरिवेटिव बताता है, यानी कि अवकलज बताता है। इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम अवकलज कहेंगे। जैसे भाग करने के बाद जो रिजल्ट हमको प्राप्त होता है उसे हम भागफल कहते हैं, वैसे अवकलन एक प्रक्रिया का नाम है, और इस प्रक्रिया के बाद हमें जो परिणाम प्राप्त होगा उसे हम अवकलज कहेंगे, यानी डेरिवेटिव कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ फॉर्मूले आपको डेरिवेटिव के याद रखने हैं, जैसे कि आपका ए जो है वो dv/dt होता है, यानी त्वरण जो है वो किसका, वेग का, क्या मतलब वेग का अवकलन होता है। इसी तरह से जो आपका वेग है वो किसका, विस्थापन का अवकलन होता है। विस्थापन का समय के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हमको वेग मिलेगा, वेग का जब समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको त्वरण मिलेगा। अब देखिए इसके बाद हमें डिफरेंशिएशन के कुछ मेन फॉर्मूले याद रखने, बस उन्हीं फॉर्मूले के आधार पर आपकी पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। देखिए अब इसके बाद आते हैं आपके मेन सूत्र, तो इन सूत्रों को हम एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, और उसके बाद आपका जो इसके अंदर एक मेन समझने वाला टॉपिक है वह आपका उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ, यानी कि मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसमें आपको स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप क्या है कि आपको कोई भी फंक्शन दिया है, जैसे कि y बराबर एफ एक्स या एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स ज्यादातर मैथ में देता है, तो यहाँ पे हम लेते हैं x बराबर एफ टी। यहाँ पे टाइम का फंक्शन दिया है, तो इस टाइप का आपको कोई फंक्शन दे सकता है। जैसे वेग दे दिया v बराबर एफ टी, यानी टी में फंक्शन दे दिया, जैसे हमने इसको लिख दिया x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t, तो यानी कि ये टी वेरिएबल में फंक्शन है। इस टाइप का आपको कोई भी फंक्शन दे सकता है अलग अलग केसेस में, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला स्टेप तो आपका ये रहेगा कि आपको एक फंक्शन दिया होगा, ठीक है, ये आपको दिया होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसका स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन करेंगे। स्वतंत्र चर जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, स्वतंत्र चर क्या है, टी, तो टी के सापेक्ष आपको इसमें अवकलन करना होगा। फिर थर्ड स्टेप क्या है, इसके बाद उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ हेतु, तो उच्चिष्ट या निम्निष्ठ हेतु आपको इसका जो फर्स्ट अवकलन आएगा, अवकलन को dx/dt हमने यहां पर लिख दिया है, तो इसको हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, तथा स्वतंत्र चर के मान ज्ञात करेंगे। इस स्वतंत्र चर के मान ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, द्वितीय अवकलज ज्ञात करेंगे। द्वितीय अवकलज को हम इस तरीके से लिखते हैं d2x/dt2। तो ये आपका द्वितीय अवकलज ज्ञात होने के पश्चात क्या करेंगे, तो चौथे स्टेप के बाद आपका पांचवा स्टेप आता है स्वतंत्र चर के स्टेप 3 से प्राप्त मानों d2x/dt2 में रखेंगे। अब इनको रखने के बाद छठे स्टेप में आप उच्चिष्ट या निम्निष्ठ का परिकलन कर सकते हैं, यदि स्वतंत्र चर के मान हेतु d2x/dt2 इसकी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आती है, यानी कि पॉजिटिव आती है, तो उस मान के लिए आपका जो फलन है वो आपका क्या होगा, निम्निष्ठ होगा, यानी कि सबसे कम वैल्यू आपको दिए गए फंक्शन की, इस फंक्शन की सबसे कम वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा केस क्या बन सकता है, यदि आपका d2x/dt2 का मान 0 से छोटा है तो फलन का मान उच्चिष्ट होगा, यानी कि इस दिए हुए फंक्शन का मान आपको सबसे ज्यादा मिलेगा अगर ये वाला जो आपका डेरिवेटिव है वो 0 से छोटा प्राप्त होता है। तो इसी के साथ हमारा जो लेक्चर आज का समाप्त होता है। इसके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं, और इसके जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।